डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कौन अपना कौन पराया ये अक्सर आखिरी समय तक नहीं पता चलता। जिसको अपना समझकर आप लगातार सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसको अपना समझकर आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उसकी निगाहें आपकी कुर्सी पे हो। ये होता है। और फिर जिसके साथ आप मिलके आगे बढ़ रहे होते हैं वही आपके लिए चुनौती बन जाता है। ये हर पार्टी, हर दल में देखा जाता है। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नवीन जिंदल सांसद चुने गए और सांसद चुने जाने के बाद उनका एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। नवीन जिंदल का कहना है कि हिसार से उनके परिवार का कोई सदस्य इस बार चुनावी मैदान में होगा। नवीन जिंदल के इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। नवीन जिंदल ने यह बयान दिया है तो निश्चित तौर पे चुनौती हिसार से बीजेपी के विधायक और सरकार में मंत्री कमल गुप्ता के लिए बड़ी बन सकती है। ये चुनौती उस समय और बड़ी लगने लगी जब नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल, जो पहले सरकार में मंत्री भी रह चुकी है कांग्रेस में, उन्होंने कहा है कि हिसार जो बस अड्डा है उसको शहर से बाहर नहीं ले जाने देंगी। उन्होंने कहा कि वो इसको लेके खुद मुख्यमंत्री से बात करेगी। इसका संदर्भ मैं आपको बता देता हूं कि कमल गुप्ता जो हिसार से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि बस अड्डा हिसार से बाहर जाए। उनका कहना है कि बस अड्डा बाहर गया तो हिसार के विकास में गति मिलेगी। हिसार के विकास में गति मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस अड्डे की बसें कहाँ से चलेंगी, लेकिन क्या सावित्री जिंदल या कमल गुप्ता की बस का रूट चंडीगढ़ पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह की बयानबाजियां बेहद महत्वपूर्ण समझे जाने लगी हैं। निश्चित तौर पे हर नेता हर हलके में एक दूसरे के लिए बीजेपी के भीतर ही चुनौती बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी कैसे पार पाएगी इन चुनौतियों से? नेता अब खुल के बोलने लगे हैं, नेता अब लोगों के बीच पहुंचने लगे हैं, नेता अब ये बताने लगे हैं कि हलके में अगर कोई है तो वही है। न मौजूदा विधायक न पूर्व विधायक, सब अपने अपने ताल ठोकने में लगे हुए हैं। और सियासत का ये रंग कम से कम भारतीय जनता पार्टी में पहली बार देखने को मिल रहा है। एक अनुशासित कैडर वाली पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, लेकिन शासन के लालच में अब नेताओं के बयान इस तरह से आने लगे हैं कि लगता है अब बीजेपी में अनुशासन जो है वो बीते दिनों की बात हो गई है। क्या ये सही है? क्या हमारा आकलन सही है? आप टिप्पणी करके जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय नवीन धवीजा जी मौजूद हैं और नवीन जी का राजनीतिक विश्लेषण आप सबको पता है कितना सटीक होता है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेताओं की बयानबाजियों को लेकर बात करेंगे। बीजेपी के भीतर जिस तरह से महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर बात करेंगे और जो एक दूसरे को चुनौतियां दी जा रही हैं उसको लेकर बात करेंगे। और ये चुनौतियां क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डबास जी। चुनौतियों का दौर शुरू हो गया है नवीन जी बीजेपी के भीतर। देखिए डबास जी, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई। जी, मात्र 2-2.5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनावों में। अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। मोटा मोटा हम मानते हैं 90 दिन बचे हुए हैं। हाँ, सितंबर में विधानसभा भंग हो जाएगी तो चुनाव घोषित हो जाएंगे तो चुनाव शुरू हो जाएगा।
चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं, सबने भागदौड़ शुरू कर दी है। जी देखिए, आपने 2-3 प्रश्न उठाए। जी पहला मुद्दा आपने कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल, जो एक बड़े उद्योगपति भी हैं, उनका स्टेटमेंट जो आया, उनका जो स्टेटमेंट आया, नवीन जिंदल की स्टेटमेंट इसलिए अहमियत रखती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अमित शाह के करीबियों में माने जाते हैं। जी ये माना जाता है कि उन्हें कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मिली, उन्हें टिकट मिली, सांसद बने जी तो अमित शाह की बदौलत, जी इसलिए उन्हें उनका विश्वास पात्र माना जाता है। और उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दी तो इसलिए उसे भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जी उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र से, इन्होंने कहा हिसार से इस बार उनके परिवार से कोई विधानसभा चुनाव लड़ेगा, और उधर उनकी माताजी सवित्री जिंदल, जो पहले विधायक भी रह चुकी हैं, वो सक्रिय हो गई हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ वो बात करती रही है, कांग्रेस पर वो हमेशा वार करती रही है परिवारवाद को लेकर। जी तो सबसे पहला मुद्दा तो ये, क्या भारतीय जनता पार्टी जो आज तक परिवारवाद के खिलाफ बोलती रही है, क्या उस परिवारवाद के खिलाफ अब भी वो डिसीजन लेगी, या वो विधानसभा में अपनी सीटें देखेगी कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, और परिवारवाद का मुद्दा पीछे छूट जाएगा। जी क्योंकि आप ये देखिए, गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत अपनी बेटी के टिकट की घोषणा कर चुके हैं। वो ये बात कह चुके हैं इस बार विधानसभा में उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी। जी फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो अपने बेटे के चुनाव में टिकट दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी तो परिवारवाद का मुद्दा पूरे हरियाणा में इस बार पार्टी के लिए एक चुनौती है। जी हिसार की बात करी, सवित्री जिंदल और डॉक्टर कमल गुप्ता। डॉक्टर कमल गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट है हिसार का बस अड्डा। वो हिसार के बस अड्डे को नया मॉडर्न बस अड्डा बनाना चाहते हैं। शहर के बाहर उन्होंने उसके लिए ज़मीन तलाश ली, ज़मीन पक्की कर दी गई, प्रोजेक्ट तैयार कर दिया गया है, प्रोजेक्ट को मंजूरी ले ली है उन्होंने। लेकिन स्थानीय लोग, वहाँ के दुकानदार, बाजार वाले इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि बस अड्डा चला गया तो उनकी दुकानों की सेल खत्म हो जाएगी, उनके पास ग्राहक नहीं आएंगे। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। जी वो कह रहे हैं लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी शहर से, अभी शहर के बीच में बस अड्डा है, यात्रियों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इस मुद्दे को लेकर के दुकानदार, वहाँ के लोग इकट्ठे होकर सवित्री जिंदल के पास पहुंचे हैं। मतलब हिसार की सियासत बस अड्डे को लेकर के गर्मा गई है। उन्होंने एक तरफ डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, दूसरी तरफ सवित्री जिंदल, जिनके पास स्थानीय लोग, मार्केट के लोग, दुकानदार और रोज के आने जाने वाले यात्री, वो सवित्री जिंदल के पास पहुंचे हैं। सवित्री जिंदल ने कहा है आप लोग लिखित में मुझे ज्ञापन दो, मुझे अपनी शिकायत दो, मुझे आप अपनी मांग दो, मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगी और आप लोगों की मांग मनवाऊंगी। लेकिन नवीन जी, तो बस अड्डे को लेकर के पार्टी के दोनों नेता आमने सामने हो गए। डॉक्टर कमल गुप्ता को ये लग रहा है, वो हरियाणा में मंत्री हैं, सवित्री जिंदल बड़ी उद्योगपति हैं, धनाढ्य हैं, पार्टी में उनकी पकड़ है कि टिकट की दावेदारी को लेकर के तो उन्हें भी खतरा दिखाई देने लगा है। राव इंद्रजीत सिंह ने एक बयान दिया था कि बीजेपी के भीतर फूट को लेकर उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा कि अभी तो ये और बढ़ेगी। उन्होंने पिछले दिनों हिसार में ही एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है और फूट अभी और बढ़ेगी, ये गुटबाजी बढ़ेगी और तो वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही ये है। गुटबाजी इसी तरह के बयानबाजियों से ही फिर बढ़ती है। और निश्चित तौर पे जब एक ही हलके में एक ही पार्टी के दो बड़े नेता होंगे तो
कौन किसके साथ जाएगा ये तो सबको पता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता नवीन जी, सबकी अपनी राजनीति अलग होती है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है जी। और पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तैयारियों में लगी है। पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि दोबारा से सरकार आ सकती है जी। टिकट पाने के लिए सभी नेता प्रयासरत हैं, उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। तो एक एक विधानसभा से अब कई कई दावेदार नजर आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से लेकर दूसरी पार्टियों से आने वाले नेता भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। आपने बड़ी दूसरी पार्टियों का बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया। देखिए, ये जो बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी दूसरी पार्टी से आए नेताओं की ओर से, चाहे उनको 10-10 साल भी हो गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि पार्टी में फूट है। धर्मवीर सिंह ने कहा कि जो मुख्यमंत्री को ये जो फैसला लिया गया है समस्याएं सुनने का, ये तो पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान ले लिया जाना चाहिए था। नवीन जिंदल कहते हैं कि उनकी परिवार के ही सदस्य जो है वो हिसार से चुनावी मैदान में होंगे। निश्चित तौर पे वो चुनौती जो है कमल गुप्ता के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। और सावित्री जिंदल कहती हैं कि वो जो है बस अड्डे को बाहर नहीं जाने देंगे। ये भी उनके वो एक मंत्री का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट का फैसला बदलने के लिए तैयार हैं। वो फैसला बदलने के लिए तैयार हैं। तो ये जितने स्टेटमेंट्स आए हैं अभी तक नवीन जी, वो उन्हीं लोगों की ओर से या उन्हीं नेताओं की ओर से आए हैं जो कभी ना कभी अब दूसरी पार्टी छोड़ के। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जो नेता दूसरी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कल्चर से बिल्कुल अलग रहे हैं। जी। कांग्रेस का कल्चर या दूसरी पार्टियों का कल्चर भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग रहा है। और सत्ता में आने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक गुटबाजी भी दिखाई देने लगी है। केंद्र में अब देखिए, या दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बदला गया हो। जी। अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान किसी से छिपी नहीं है। तो गुटबाजी सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें, जहां जहां सत्ता है, वहां गुटबाजी। अब 2 दिन पहले नलवा में एक प्रोग्राम हुआ प्रजापति दक्ष समाज का, और उसमें जो गुटबाजी सामने आई नवीन जी, वो तो सुर्खियां बनी। रणवीर गंगवा वहां पे बुलाए गए थे और मैं दर्शनगिरी कहते हैं कि उनको एंट्री नहीं दी गई, जबकि वो भाजपा के जिला के पदाधिकारी हैं। और निश्चित तौर पे इस तरह की चीजें भी आ रही है। नेता पनिहार को जो है वो स्टेज पे जगह नहीं मिली, जगह मिली तो उनको फोटो में जगह नहीं मिली। देखिए, रणवीर गंगवा हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर हैं जी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वहां बुलाए गए थे। और दूसरी तरफ महंत दर्शनगिरी जी, वो दर्शनगिरी उसी महंत समाज से चुने हुए नेता हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं जी। वो कहते हैं मुझे ना तो उस कार्यक्रम में बुलाया गया, ना मुझे उस कार्यक्रम में मंच पर दिखाया गया, मुझे मंच पर जगह तक नहीं दी गई। वहीं बात करें पनिहार की, पनिहार कहते हैं मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया, मुझे सम्मान नहीं दिया गया। आप ये देखिए, इनके अलावा इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे दोनों उस दिन हिसार में थे। बेटा उनका भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा विधायक है, उनको भी उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, वो भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। नवीन जी, इस तरह तो ये कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में ये गुटबाजी दिखाई देने लगी है। नहीं, इस तरह की जब चीजें सामने आती है, बीजेपी भले इसको काबू कर ले ना करे, वो बीजेपी का इंटरनल मामला, लेकिन लोगों के बीच में परसेप्शन कैसी बनती है? क्योंकि इलेक्शन सिर पे, देखिए इस तरह की अगर गुटबाजी की सूचनाएं आएंगी तो परसेप्शन को लेकर सवाल तो उठेंगे। देखिए, अभी तक इस तरह की गुटबाजी
कांग्रेस में खुल करके सामने आया करती थी जी। और दूसरी पार्टियां हमेशा इसे मुद्दा बनाती थी चुनावों में। वो कहते थे कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है, वो आपस में एक दूसरे से निपट लें, दूसरी पार्टी से वो विपक्ष से क्या निपटेंगे या दूसरी पार्टियों से क्या निपटेंगे, पहले आपस में निपट लें। आज वही स्थिति सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे के बीच जिस तरीके से खींचतान है, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी दिखाई देने लगी है, इसका असर जनता पर होगा और निश्चित तौर पर इसका असर चुनावों पर होगा। चुनाव पे होगा। आप देखिए लोकसभा चुनावों के दौरान लगभग सभी सीटों पर, हरियाणा में सभी सीटों पर जितने इनके उम्मीदवार थे, चाहे वो सांसद जीत गए या वो उनके उम्मीदवार हार गए, सभी ने इस गुटबाजी की शिकायत की थी चुनावों के दौरान। भीतरघात उन्होंने कहा चुनाव के दौरान उनके साथ भीतरघात हुआ, उनकी पार्टी के नेताओं ने उनकी खिलाफत की, उनका विरोध किया। जो हार गए उसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के ही नेताओं को दोषी ठहराया। इलाज क्या है? देखिए इसका इलाज तो पार्टी को आपस में ये देखना होगा कि ये गुटबाजी क्यों है। देखिए जब पावर आती है, जब सत्ता आती है, जब पैसा आता है, तो चाहे वो परिवारों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो, परिवारों में खींचतान हो, चाहे वो पार्टी हो, शुरू हो जाता हर जगह ये पैसे की और पावर की लड़ाई खींचतान हमेशा रहती है। दिखाई देती है। जब तक आपके पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, तो लड़ाई किस बात की है? तब तक तो सब एकजुट हैं। तो ये लोकसभा गुटबाजी तो चुनाव के हमेशा बाद तभी दिखाई देती जो है। सिलसिला शुरू हुआ तो वो विधानसभा चुनाव तक अगर चल गया तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगा नवीन जी। देखिए बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए आपस के नेता रहेंगे। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई हैं। जी। भले ही उनके पास विपक्ष के उन्होंने मुद्दे दिए, बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन आपसी गुटबाजी भी कम नहीं थी। और जो उनके 5 उम्मीदवार हारे हैं उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। तो आपसी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। आपसी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसको लेके रोक लगाने की आवश्यकता है, लेकिन रोक लगेगी कैसे? महत्वाकांक्षाएं हमेशा व्यक्तित्व से बड़ी होती है और जब महत्वाकांक्षाएं खुल के सामने आने लगे तो नेता खुद को अपने इलाके में पार्टी से बड़ा मानने लग जाता है। और नेता के लिए जरूरी भी है, अपने कार्यकर्ताओं को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है कि वो सक्रिय रहे। और अगर एक ही जगह पे 2 नेता सक्रिय होते हैं तो निश्चित तौर पे मुकाबला भी होता है, चाहे वो पार्टी के भीतर ही क्यों ना हो। फिर वो मुकाबला चुनौतियों में तब्दील हो जाता है। दोस्तों ये शो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नवीन जी की टिप्पणियाँ आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद प्रदीप जी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।